सरहदें अच्छी कि सरहद पे न रुकना अच्छा, सोचिए आदमी अच्छा कि परिंदा अच्छा। इरफान सिद्दीकी की लिखी हुई पंक्तियां हैं। बीते दिनों पहलगाम में आतंकी हमला हुआ जिसमें 26 से अधिक लोग मारे गए। पाकिस्तान के इसमें प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों तरीकों से जुड़े होने के तमाम सबूत लगातार सामने आ रहे हैं। इस बीच भारत ने सिंधु नदी जल संधि, वीज़ा और हाई कमीशन संबंधी गाइडलाइंस और अटारी वाघा बॉर्डर पर फिर से नकेल कस दी है। पाकिस्तान और हिंदुस्तान के रिश्तों में वाघा अटारी बॉर्डर इतना महत्वपूर्ण क्यों है? क्यों इस बॉर्डर पर अब जो गाइडलाइंस आई हैं उनकी इतनी चर्चा है और इस पर आगे क्या असर होगा, ये लगातार आप देखते सुनते आ रहे हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे इस बॉर्डर के इतिहास की और इसके दोनों देशों के लिए क्या महत्व है इसकी। नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक और आप देख रहे हैं हमारा ऐतिहासिक किस्से कहानियों से जुड़ा रोज़ाना का कार्यक्रम तारीख, जिसमें आज बात करेंगे भारत पाकिस्तान के वाघा अटारी बॉर्डर की। Brought to you by Haier, world's #1 home appliances brand. कहते हैं कि सिखों के महाराज रंजीत सिंह के 5000 घुड़सवारों के जत्थेदार श्याम सिंह अटारीवाला के पुरखे गौरा सिंह और कौरा सिंह ने अमृतसर और लाहौर के बीच अटारी गांव बसाया था। समय बीता, श्याम सिंह की बेटी सिख शहजादे को ब्याह गई और श्याम सिंह महाराजा दुलीप सिंह के परिषद के मेंबर बने। अंग्रेज़ों से लड़ते हुए एंग्लो सिख युद्ध में 1846 में श्याम सिंह शहीद हो गए। उनकी समाधि बनी जो आसपास के लोगों और सिखों के लिए शौर्य संस्मरण के तौर पर जानी गई। करीब 100 साल गुजरे। भारत के वायसराय लॉर्ड वेवेल ने पाकिस्तान और भारत के बंटवारे को लेकर काफ़ी काम कर लिया था। फरवरी 1947 में उनकी जगह आए माउंटबेटन। 2 जून को माउंटबेटन ने तमाम हिंदुस्तानी नेताओं के सामने दिल्ली में मेमन माउंटबेटन प्लान रखा। नेहरू, पटेल और कृपलानी ने कांग्रेस की तरफ से और बलदेव सिंह ने सिखों की तरफ से इस प्लान को स्वीकृति दी। जिन्ना ने सिर्फ अपना सिर हिलाकर एक मूक सहमति किस्म की दी। प्रधानमंत्री एटली ने 3 जून को ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में इसे घोषित किया, इसलिए आप इसे 3 जून प्लान के नाम से भी जानते सुनते आए हैं। इसी 3 जून प्रस्ताव में बंगाल और पंजाब के बंटवारे को लेकर कुछ नियम कायदे रखे गए। पंजाब प्रांत की विधानसभा में 91 और 168 के बहुमत से पाकिस्तान के साथ जाने का फैसला किया। वहीं पूर्वी पंजाब के गैर मुस्लिम बाहुल्य वर्ग ने 50 और 72 के बहुमत से भारत के साथ रहने का, भारत से जुड़े रहने का निर्णय लिया। इसी 3 जून प्लान के मुताबिक ब्रिटिश बैरिस्टर सर सिरिल रेडक्लिफ को सरहदों को बांटने का काम सौंपा गया। वो आदमी जिसे न कभी परिसीमन का कोई अनुभव था और न ही इससे पहले वो भारत कभी आए थे, जिसने कभी भारत के बारे में कोई भूमिका अदा नहीं की थी, उसने 5 हफ्तों में एक नहीं बल्कि बंगाल और पंजाब के अलग अलग बंटवारे को बाकायदा अंजाम दिया। रेडक्लिफ ने दोनों कमीशन में से प्रत्येक में 2 मुस्लिम और 2 गैर मुस्लिम सदस्यों को सलाहकार बनाया और एक हवाई दौरे और कुछ जिलेवार नक्शों के आधार पर पंजाब और बंगाल के विभाजन को अंजाम दिया। इस मुल्क ने हर शख्स को जो काम था सौंपा, उस शख्स ने उस काम की माचिस जला के छोड़ दी। गुलाल फिल्म में या और भी कभी कहीं आपने पीयूष मिश्रा के ये अशार सुने होंगे। रेडक्लिफ के मामले में ये काफ़ी फिट और रिलेवेंट लगते हैं। जब पाकिस्तान बना और अगले दिन भारत आज़ाद हुआ तो बॉर्डर के इधर उधर कई घर, कई गांव बसे थे जिन्होंने दोनों देशों के झंडे उस समय फहराए। भारत की स्वतंत्रता की घोषणा के 2 दिन बाद 17 अगस्त 1947 को रेडक्लिफ की रिपोर्ट लागू हुई और सैकड़ों बरसों से एक वतन रहे लोगों में से कुछ को अब नए वतन के झंडे तले रहना था। कुछ को अपने नए वतन को प्रवास करना था, कुछ को जबरन या मजबूरन भी अपनी ज़मीन से अलग उस समय होना पड़ा। 1976 में वरिष्ठ पत्रकार कुलदीप नैयर को दिए एक इंटरव्यू में रेडक्लिफ ने इस बात का जिक्र किया था। उन्होंने बताया था, मैंने लाहौर को भारत के साथ जोड़ने का तय किया था, लेकिन तब मुझे सलाह दी गई कि ऐसा करने से पाकिस्तान में एक भी बड़ा शहर नहीं रह जाएगा, क्योंकि कलकत्ता को भारत के साथ जोड़ा जाना लगभग पहले ही पूर्वी सिरे के कमीशन में तय हो चुका था। रेडक्लिफ ने लाहौर को पाकिस्तान के हिस्से में जोड़ा और अमृतसर लाहौर के बीच से बंटवारे की लकीर खींच दी। इसी लकीर में भारत के हिस्से अटारी आया और पाकिस्तान के हिस्से रहा, उनके साइड रहा वाघा। प्राचीन सिल्क रूट, उत्तरापथ, सड़क आज़म, ग्रैंड ट्रंक रोड जैसे नामों से पहचाने गए
2500 साल पुराने आदान प्रदान को 2 देशों की चौकियों से बांट दिया गया। इन्हीं चौकियों के जरिए करीब 60 लाख मुसलमान और 40 लाख सिख हिंदू पुरखों ने विभाजन की त्रासदी में पलायन का दंश झेला था। सादत हसन मंटो इसी बंटवारे के दौर के मशहूर कलमकार थे। उन्होंने भी अटारी पर एक बेहतरीन तंज लिखा था, टोबा टेक सिंह, पागलों के पागल खाने से अदला बदली की कहानी। लाहौर के पागल खाने में बिशन सिंह अपने पिंड टोबा टेक सिंह के हिंदुस्तान या पाकिस्तान में होने की तस्दीक मांगता रहता है। उसे भारत भेजे गए पागलों के साथ भारत भेजा जाता है। अटारी पर बॉर्डर बदलते वक्त उसे सिपाही बता देता है कि टोबा टेक सिंह तो अब पाकिस्तान में है, लेकिन बिशन का परिवार भारत जा चुका है। बिशन ने सरहद के बीचों बीच अपने पैर जमा दिए थे और अगली सुबह वो उसी नो मैंस लैंड में दम तोड़े मिला। मंटो की ये कहानी अटारी, वाघा और ऐसी चौकियों के रास्ते अपना सब कुछ छोड़ इधर से उधर हुए लोगों के जज्बात की एक सांकेतिक कहानी है। इसके अलावा आपने MDH वाले महाशय जी की कहानी भी सुनी होगी। खुशवंत सिंह का ट्रेन टू पाकिस्तान उपन्यास पढ़ा होगा या इसका जिक्र सुना होगा, और विद्या बालन की बेगम जान जैसी इसी मुद्दे पर बनी फिल्में भी देखी होंगी। बेतरतीब बंटवारा हुआ और वाघा, अटारी और ऐसी ही चौकियों पर तैनात नई नई बांटी गई सेनाओं ने बहुत सब्र से जितना हो सकता था स्थिति को संभालने का प्रयास किया। अटारी वाघा पर सेरेमोनियल एक्टिविटीज शुरू करवाने वाले मोहिंदर सिंह चोपड़ा और नियाजी खान पहले एक ही रेजिमेंट 6वीं रॉयल बटालियन में साथ रहे थे। मोहिंदर सिंह पर लिखी किताब 1947 अ सोल्जर्स स्टोरी के जरिए पुष्पिंदर सिंह चोपड़ा ने अटारी वाघा के समारोह की बरसों से चली आ रही परेड की शुरुआत को बयान किया है। बंटवारे में मोहिंदर चोपड़ा को 123 इंडियन इन्फेंट्री की अमृतसर की कमान सौंपी गई। सामने इसी ड्यूटी पर पाकिस्तान की तरफ से नियाजी खान थे। काम कठिन, न सराय, न डेरा, न पिलर, न फेंस। ब्रिगेडियर चोपड़ा इसी शुरुआत पर लिखते हैं, कुछ सफेदी पुते ड्रम्स और पत्थरों से पगडंडी देकर शेरशाह सूरी रोड के साथ साथ नया अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर को चिन्हित किया गया। दोनों तरफ कुछ टेंट लगाए गए और दोनों देशों के झंडे के रंग में पुते संतरी केबिन के बीच में एक चुंगी लगाई गई। दोनों तरफ ध्वज स्तंभ खड़े किए गए और पीतल की प्लेट पर इस ऐतिहासिक जानकारी को दर्ज करके वहीं पर चस्पा किया गया। इसी बाबत वाघा चेकपोस्ट की पहली मुलाकात ब्रिगेडियर चोपड़ा और नियाजी के नाम से 11 अक्टूबर 1947 को सनद हुई। इसके बाद 1959 से बाकायदा सीमा सुरक्षा बल ने इसे कोरियोग्राफ करके बाकायदा करवाना शुरू किया। दोनों तरफ देश प्रेम का जोश आज भी देखते ही बनता है। लगभग 60 बरस तक 2007 तक इसे वाघा बॉर्डर कहते रहे। इसके बाद सितंबर 2007 में पंजाब सरकार के प्रस्ताव पर भारत सरकार ने इसे तत्काल प्रभाव से बदलकर अटारी वाघा बॉर्डर कहा जाने लगा। लेकिन इस चेक पोस्ट की जरूरत इससे बहुत ज्यादा रही है। जो दर्शक दीर्घा के सामने होता है वो सेरेमोनियल या कहें सॉफ्ट पावर या कल्चरल डिप्लोमेसी का हिस्सा है। इसी रास्ते से ज्यादातर लोगों का आना जाना भी होता है। अटारी वाघा लैंड पोर्ट से अच्छी खासी मात्रा में कार्गो मूवमेंट होती रही है। 1965, 1971, 1999 के युद्धों के अलावा कई मौक़ों पर हुए आतंकी वारदातों के मद्देनज़र इस टर्मिनल को अक्सर सीज किया जाता रहा है। 65 के युद्ध के बाद 71 के युद्ध के चलते 9 साल लगातार व्यापारिक प्रतिबंध लगाया गया था। अटारी पर 2012 में जाकर एकीकृत चेक पोस्ट आरंभ हुई। पुलवामा हमले और धारा 370 हटने के बाद इस व्यापार में और भी गिरावट आई है। फिर भी 3000 करोड़ के आसपास का व्यापार सिर्फ इसी लैंड पोर्ट से होता है। बीते दिनों हुए पहलगाम हमले के बदले में सैन्य कार्रवाइयाँ अपनी जगह हैं। कूटनीतिक कार्रवाइयों के हिस्से के तौर पर अनिश्चितकाल के लिए बंद हुए वाघा अटारी बॉर्डर के चलते ये तारीख का एपिसोड हमने आप तक पहुँचाया। इसी बहाने हमने इसका जो इतिहास है उसको भी टटोला। आज के लिए इतना ही। तारीख के इस एपिसोड को लिखा है हमारे साथी अनुराग मिश्रा ने। फिर मुलाकात होगी, फिर किसी मुद्दे पर, किसी पुराने किस्से कहानी पर बात होगी। अपना ख्याल रखिए। ललन टॉप देखते रहिए। शुक्रिया।